अस्सलामुअलैकुम। 5 घंटे की इस सीरीज़ के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह के रजिस्टर्स हैं, बसेस हैं, और इसके अंदर डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो यूज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में, इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में, और डिफरेंट टाइप की जो सीपीयू की बनावट हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। आज के इस चैप्टर के अंदर फ्रॉम 8 to 36 शार्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और 11 लॉन्ग क्वेश्चन। शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से भी आ सकते हैं, तो इसलिए 8 तो अलग से मैंने शार्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी जो अलग हेडिंग है उनको अगर गिना जाए तो टोटल ये 36 शार्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़। कंप्यूटर क्या कर सकता है? तो कंप्यूटर जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टोर कर सकता है बड़ी फास्ट स्पीड के साथ। इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होती हैं, जितने भी स्टेप परफॉर्म होते हैं, जितनी कैलकुलेशन होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। तो सीपीयू को हम कहते हैं ये कंप्यूटर का दिमाग है जो एक्चुअली सारी की सारी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उनके अंदर जो है कैलकुलेशन कर रहा है और उनका हमें रिजल्ट दे रहा है। राइट अ नोट ऑन सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं। जितनी भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट से आती हैं, मेमोरी में आती हैं, यानी रैम के अंदर आती हैं और यहाँ से सीपीयू में जाती हैं। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन है, जो क्या करेगा, कैलकुलेशंस करेगा। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फीच होती हैं, फिर डिकोड होती हैं, फिर एग्जीक्यूट होती हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो आउटपुट डिवाइसेस पे जो है शो हो जाता है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग है जो कैलकुलेशन कर रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स या उसके पार्ट्स। तो इसमें हमारे पास एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर्स हैं, कैश मेमोरी है, इंटरनल बसेस हैं। एआरयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जहाँ पे कैलकुलेशन होगी। सीयू कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करेगा पूरे कंप्यूटर को। रजिस्टर स्मॉल मेमोरी इनसाइड द सीपीयू जो डिफरेंट जो है अपेंड्स को, ऑपरेटर्स को अपने अंदर जो है सेव करेगा। कैश मेमोरी स्मॉल मेमोरी इनसाइड द सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रही है उनको अपने पास जो है सेव करेगी। इंटरनल बसेस यानी वो सर्किट जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को, सीपीयू के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर्स है, कैश मेमोरी है, इन सब को आपस में कनेक्ट करती हैं, वो इंटरनल बसेस कहलाती हैं। यही बसेस बाहर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, जिनको हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन एएलयू। जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं डिफरेंट सीपीयू के, उनमें से सबसे पहले हम एएलयू को देखते हैं। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पे होगी। यह आपका वो पार्ट है, सीपीयू का वो पार्ट है जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अर्थमेटिक यूनिट है इसके अंदर और लॉजिकल यूनिट है इसके अंदर। अर्थमेटिक मीन्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोड वगैरह निकालना। लॉजिकल सेक्शन मीन्स के एंड, आर और नॉट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। इसके अलावा इसके अंदर जो है रिलेशनल ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेशन वो भी परफॉर्म होते हैं कि दो नंबर को कंपेयर करना कि एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, और इस तरह की जितनी कैलकुलेशंस हैं वो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती हैं। ये सर्किट के ऊपर मुश्तमिल होता है जो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, कैलकुलेशन कर रहा होता है। अब ये काम किस तरह से करता है? सबसे पहले आपके पास फ़र्क करें, आपने दो नंबर्स को जो है ऐड करना है। फर्स्ट नंबर आपके पास 30 है, दूसरा आपके पास 45 है। तो सबसे पहले ये नंबर जो है ये सबसे पहले फीच होगा मेमोरी से और सीपीयू के अंदर आएगा, यानी सबसे पहले ये आपके पास डाटा रजिस्टर्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे दिया गया है कि एक नंबर जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर और दूसरा डाटा रजिस्टर के अंदर आएगा। तो एक्चुअली दोनों नंबर जो है डाटा रजिस्टर्स के अंदर ही आते हैं। और इसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट इसको जो है एएलयू को भेजती है। एएलयू यहाँ पे कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट बनता है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर आता है और फिर यहाँ से जो है मेन मेमोरी के अंदर जो इसको डिस्पैच कर दिया जाता है या इसको सेंड कर दिया जाता है। सेकंड पार्ट जो है सीपीयू का वो है सीयू कंट्रोल यूनिट।
जैसे कि नाम से पता लग रहा है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स को। वो कंपोनेंट्स आपके इनपुट के कंपोनेंट्स हो, आउटपुट के कंपोनेंट्स हो, मेमोरी हो, स्टोरेज हो, ALU हो, यानी जितना भी कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल करेगा कि किस कंपोनेंट ने कब चलना है, कब रुकना है, किसने कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, किस तरह से परफॉर्म करनी है, ये सारे का सारा कंट्रोल यूनिट कहलाएगा। ये कंट्रोल यूनिट ऐसे ही है जैसे आप यूँ समझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेड होता है, उसका ऑनर होता है, या किसी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल होता है, तो वो जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वो प्रिंसिपल या उसका ऑनर या उसका जो कंट्रोलर है वो सारे के सारे फंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल कर रहा होता है कि किसने कौन सा काम करना है, कब वो काम करना है, किस तरह से वो काम करना है, ये सारा कुछ वो बता रहा होता है। तो सेम इसी तरह से कंट्रोल यूनिट जो है ये कंट्रोल करेगा, जितनी भी इंस्ट्रक्शन इसके पास आएंगी उन सबको ये कंट्रोल करेगा कि किस कंपोनेंट्स ने कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, उसने किस तरह से कौन सा काम करना है, ये सारा का सारा कंट्रोल यूनिट करेगा। इसके अंदर फिर हम इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, और टाइमिंग और कंट्रोल लॉजिक है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आएंगी वो किसी न किसी जगह पे स्टोर होंगी, तो वो आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होंगी, यानी कंट्रोल यूनिट के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो आके यहाँ पे स्टोर होंगी। इसके बाद जो CPU है उसने उस इंस्ट्रक्शन को समझना है कि ये क्या इंस्ट्रक्शन आई है, यानी उसको डिकोड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद फिर वो इसको डिफरेंट जो आगे से काम लेने हैं वो कंट्रोल लॉजिक के पास या कंट्रोल लॉजिक सेक्शन के पास हो जाएगा, और वहाँ से इसकी टाइमिंग सेट होगी और क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारा यहाँ पे सेट होगा। तो हम कंट्रोल यूनिट को सिंपली कहते हैं कि ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू कंट्रोल बस के। कंट्रोल बस को हम आगे जाके देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। CPU का 3rd पार्ट रजिस्टर। रजिस्टर हम कहते हैं स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU इज कॉल्ड रजिस्टर। CPU के अंदर छोटी छोटी वो मेमोरीज जो डिफरेंट आपके ऑपरेंड्स को और ऑपरेटर्स को अपने अंदर सेव करती हैं उनको हम रजिस्टर कहते हैं। ऑपरेंड क्या होता है, जो मसलन आपने 2 नंबर भेजे 35 और 40, तो ये 2 नंबर जो हैं ये आपके ऑपरेंड हैं, और इनके ऊपर कोई हम जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका ऑपरेशन है या ऑपरेटर है। तो जितने भी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर आती हैं वो किसी न किसी रजिस्टर के अंदर सेव होती हैं। यानी आपका जो CPU है, जब यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कोई नंबर्स आते हैं, कोई भी काम आता है, तो उसने कहीं ना कहीं जाके सेव होना है। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये रजिस्टर्स के अंदर जाके सेव होती हैं। अब रजिस्टर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ टाइप के रजिस्टर्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं इनकी। तो इनमें से कुछ जो है कॉमनली जो यूज़ होते हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, अकोमोडेटर रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आगे हम इनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। CPU का नेक्स्ट पार्ट है कैश मेमोरी। इसको हमने 2nd चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था और उसी स्लाइड को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो कैश मेमोरी क्या है? स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU। तो CPU ने जिन इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो बजाय इसके कि उसको मेन मेमोरी से ले, उन इंस्ट्रक्शंस को वो अपने अंदर अपने पास ही सेव कर लेता है एक छोटी सी मेमोरी के अंदर। उस छोटी मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो इसके आगे फिर डिफरेंट लेवल है। जो इनसाइड द CPU होती है उसको हम लेवल 1 जो है कैश मेमोरी कहते हैं। जो CPU से बाहर होती है मेमोरी और मेन मेमोरी के दरमियान और CPU के दरमियान होती है उसको हम लेवल 2 और लेवल 3 कैश मेमोरी कहते हैं। जो CPU के अंदर होती है लेवल 1 कैश मेमोरी वो सबसे फास्ट होती है, उसके बाद लेवल 2 कैश मेमोरी फास्ट होती है, फिर लेवल 3 कैश मेमोरी फास्ट होती है, और लास्ट में आपके पास मेन मेमोरी की स्पीड होती है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कैश मेमोरी स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU। नेक्स्ट हमारे पास CPU का जो पार्ट है वो बसेस है, इंटरनल बसेस। इंटरनल बसेस क्या हैं? ये वायर्स हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रही हैं।
यानी सीपीयू के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो वायर्स हैं, जो सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं, उनको इंटरनल बसेस कहा जाता है। तो ये हमारे पास 3 तरह की हैं। कंट्रोल बस है हमारे पास, डेटा बस है और एड्रेस बस। तो इनको हम आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है रजिस्टर्स। इस पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी बात की है। रजिस्टर्स क्या है? वो स्मॉल मेमोरी इनसाइड द सीपीयू जो डिफरेंट आपके एक्शंस को, डिफरेंट आपके डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर जो है सेव करते हैं। 2 तरह के रजिस्टर्स हैं इसमें, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर जो है ये डाटा को स्टोर करने के लिए या जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो रही होती हैं उनके अंदर जो ऑपरेंड हैं, ऑपरेटर्स हैं और जो उनका रिजल्ट है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर सेव किया जाता है। दूसरे हमारे पास टाइप है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो हैं ये किसी प्रोग्राम की स्टेट को जो है वो अपने अंदर जो है सेव करते हैं। यानी प्रोग्राम जो है उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी परफॉर्म होनी है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस क्या है, किस मेमोरी एड्रेस को जो है बफर करना है। इस तरह की जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर सेव होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स को। रजिस्टर से इनको हम डिटेल से देखते हैं। ये आपका अलग क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ सकता है या सिंपल अगर आपके पास रजिस्टर का क्वेश्चन आता है तो उसी के अंदर आप जनरल पर्पस रजिस्टर, उसकी सब टाइप और स्पेशल पर्पस रजिस्टर उनकी सब टाइप जो है वो लिखेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास है अकोमोडेटर रजिस्टर, ए फॉर अकोमोडेटर रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के नाम को याद करने का आसान तरीका है ए फॉर अकोमोडेटर रजिस्टर, बी फॉर बेस रजिस्टर, सी फॉर काउंटर रजिस्टर और डी फॉर डाटा रजिस्टर, ए बी सी डी। तो इनमें सबसे पहले अकोमोडेटर रजिस्टर और डाटा रजिस्टर, ये दोनों क्या करते हैं कि डाटा बस के थ्रू मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके अंदर ऑपरेंड और ऑपरेटर जो होते हैं उनको अपने अंदर सेव करते हैं। ऑपरेंड क्या है कि जैसे आपने 5 + 6 ये आपने जो है एक इंस्ट्रक्शन जो है ये सीपीयू को भेजी, तो इसमें 5 और 6 क्या हैं, ये ऑपरेंड हैं और प्लस जो है ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह से मॉडुलस और इस तरह से बेशुमार हमारे पास ऑपरेटर हैं जो परफॉर्म होते हैं। तो जितना भी आपका डाटा जाता है वो डाटा रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर होता है। उसके बाद उसके ऊपर जो है कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन होने के बाद वो अकोमोडेटर रजिस्टर के पास, तो जितना भी रिजल्ट है वो अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर आता है। अकोमोडेटर रजिस्टर फिर इस रिजल्ट को मेन मेमोरी को भेजता है और वहाँ से फिर आपको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जो है रिजल्ट नज़र आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास रजिस्टर है बेस रजिस्टर, जिसको इंडेक्स रजिस्टर भी कहते हैं। तो ये मेमोरी के बेस एड्रेस को अपने अंदर सेव करता है। यह जहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही होती है, कोई भी आपका प्रोग्राम जो चल रहा होता है उसके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो जहाँ से बेस एड्रेस आपका स्टार्ट होता है उस एड्रेस को अपने अंदर सेव करता है। नेक्स्ट आपके पास है काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर क्या करता है, आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उनको काउंट करता है। फर्ज करें कोई प्रोग्राम है उसके अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जब पहली सीपीयू के पास पहली इंस्ट्रक्शन आती है तो ये रजिस्टर क्या करता है, उसको फर्स्ट जो है काउंट कर लेता है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके पास आती है तो +1 कर देता है, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन अप टू 10 तक जाता है। तो इस तरह से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, बहुत सारी कोडिंग होती है, तो एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है। तो यह रजिस्टर उन इंस्ट्रक्शंस को काउंट करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर की टाइप्स को। जैसे कि हमने पहले कहा कि ये वो रजिस्टर्स हैं जो किसी प्रोग्राम की स्टेट को जो है अपने अंदर सेव रखते हैं कि उस प्रोग्राम की स्टेट क्या है, वो किस पोजीशन में है। तो इसमें फिर डिफरेंट टाइप है आगे। इनमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर मेमोरी में से जो भी इंस्ट्रक्शन आती है वो यहाँ पे आके सेव होती है। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फिर आगे जो है उसको डीकोड किया जाता है। डीकोड होने तक वो इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रहती है। डीकोड होने के बाद फिर नेक्स्ट उसको जो है जो भी उसके अंदर जो प्रोसेस करना होता है उसके लिए उसको भेज दिया जाता है। सेकंड टाइप है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर आती है
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आती है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शंस की एड्रेस को अपने पास जो है सेव रखता है, यानी मेमोरी में उसका एड्रेस क्या था वो अपने पास यहाँ पे सेव रखता है। नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर ये करता है कि जो इंस्ट्रक्शन आपके पास एग्जीक्यूट होने आ रही होती है उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको अपने पास बफर कर लेता है। बफर करने का मतलब यह है कि वो अपने पास उनको सेव कर लेता है जब तक कि वो नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं होती। तो पहले से जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होनी होती हैं उनको जो है मेमोरी बफर रजिस्टर में पहले से सेव कर लिया जाता है। इसके बाद फिर उनको जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजा जाता है और बाकी मराइल जो है तय होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर आपके प्रोग्राम को काउंट कर रहा होता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपकी चल रही होती हैं उन सबको काउंट कर रहा होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही है। जब कोई इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर यहाँ पर आती है और यहाँ से फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर आती है, यानी जहाँ पर एड्रेस होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है उस इंस्ट्रक्शन उस एड्रेस से नेक्स्ट एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको वहाँ पे लेता है, यानी इसी तरह से इंक्रीमेंट करता जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे फीड की जाती हैं। अब हम यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स पढ़े हैं उनके एक समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अकोमोलेटर रजिस्टर, जितने भी रिजल्ट हैं वो अकोमोलेटर रजिस्टर के अंदर सेव होते हैं। नेक्स्ट है बेस या इंडेक्स रजिस्टर। ये जो एड्रेस है जहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है स्टार्ट होता है वो बेस या इंडेक्स रजिस्टर के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर जो आपकी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उनको काउंट कर रहा होता है। डाटा रजिस्टर, जो आपके पास नंबर या ऑपरेंड या ऑपरेटर आपके पास ऑपरेशन के लिए आए होते हैं वो इस डाटा रजिस्टर के अंदर सेव होते हैं, यानी जो डाटा आपका होता है वो यहाँ पे सेव होता है। उसके बाद है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसमें IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है वो यहाँ पे आके सेव होती है। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर उसको सेव करता है। मेमोरी बफर रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है वो यहाँ पे आके सेव होती है, या जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होनी है वो यहाँ पे आके बफर हो जाती है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर आपका वो रजिस्टर है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपकी चल रही होती हैं उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास जो है सेव रखता है। हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बसेस। बसेस वो पाथवे है, वो सर्किट है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर बना होता है, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम बसेस को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपके कमरे के अंदर आपके घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, तो उस वायरिंग का क्या मकसद होता है कि जितने डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाएं। तो अब क्योंकि CPU के अंदर या मदरबोर्ड के ऊपर जो है आप इस तरह से वायरिंग नहीं कर सकते, इस तरह से केबल्स नहीं लगा सकते, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कम्प्लेक्स सा बन जाएगा। तो उसकी जगह पर क्या किया जाता है, मदरबोर्ड के ऊपर प्रिंट कर दी जाती हैं, लाइनें प्रिंट कर दी जाती हैं, सर्किट प्रिंट कर दिए जाते हैं जिनको बसेस कहते हैं। नॉर्मल बस का भी अगर आप देखें तो दो काम होते हैं कि एक तो ये डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट कर रही होती हैं, और प्लस जो है ये पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती हैं। तो यही काम यहाँ पे भी बसेस का होगा कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, आपके पास जो मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बसेस हम यूज़ करते हैं। और दूसरा फिर काम ये होगा कि डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। अब बसेस फिर तीन तरह की हैं। सबसे पहले कंट्रोल बस है, फिर एड्रेस बस है, फिर डाटा बस है। ये तीन तरह की बसेस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल बस क्या काम करती है। कंट्रोल बस कंट्रोल यूनिट की मदद से, कंट्रोल यूनिट आपके CPU के अंदर वो पार्ट है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है। तो CPU ने तो कंट्रोल यूनिट ने डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना होता है, तो वो कंट्रोल बस के थ्रू जो है कंट्रोल करेगा। वो क्या करता है कि कंट्रोल बस के ऊपर डिफरेंट सिग्नल्स भेजता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए या उनको रोकने के लिए। तो कंट्रोल बस एक्चुअली डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रही होती है। ये इसको इस तरह से समझें कि जैसे आपके पास CD-ROM है, तो CD-ROM हर वक्त चल नहीं रही होती, बल्कि जब आप उसके अंदर CD डालते हैं तो उसके बाद जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं और वहाँ पे जाके डबल क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है,
सबसे पहले कंट्रोल बस के थ्रू उस CD-ROM को ऑन किया जाता है। नॉर्मली तो आपको ऑन नज़र आ रही होती है, लेकिन उसको एक तरह से एक्टिवेट किया जाता है। तो कंट्रोल बस के थ्रू आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑन ऑफ करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं CU की मदद से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एड्रेस बस। अब एड्रेस बस क्या है कि किसी भी डाटा को जो आपने पिक करना है या किसी जगह पे सेव करना है, या रीड करना है या राइट करना है, तो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि वो किस लोकेशन के ऊपर जो है वो सेव है। एड्रेसेस का होना ज़रूरी है। मसलन आपने किसी के घर जाना है तो उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता होगा तो आप कभी भी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। तो फिर ये पूरी एक हायरार्की के अंदर आपका एड्रेस बन रहा होता है कि आपकी कंट्री कौन सी है, उस कंट्री के अंदर सिटी कौन सी है, सिटी के अंदर जो है मोहल्ला कौन सा है, मोहल्ले के अंदर गली कौन सी है, मकान नंबर कौन सा है, ये पूरा एक एड्रेस बन रहा होता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी के अंदर बिट बाय बिट जो है एड्रेसिंग हो रही होती है। तो मेमोरी में जो भी आपका डाटा आ रहा होता है वो किसी न किसी एड्रेस के ऊपर जो है वो सेव होता है। तो आपने जब किसी भी डाटा को पिक करना होता है, रीड करना होता है या उसको राइट करना होता है, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के थ्रू आप उस डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे उस एड्रेस पे आप जाते हैं। तो ये उस एड्रेस पे पहुँचने के लिए हम एड्रेस बस को यूज़ करते हैं। ये भी कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है इसको एड्रेसेस जो है लोकेट हो रहे होते हैं। तीसरा काम ये होता है कि जब आप उस एड्रेस पे पहुंच गए हैं तो वहाँ से आपने डाटा को या तो रीड करना है या फिर आपने वहाँ पे डाटा को राइट करना है। तो रीड या राइट करने के लिए जो लाइंस या जो बसेस यूज़ की जाती हैं वो डाटा बस कहलाती हैं। तो डाटा बस के ऊपर जो है ये आपका डाटा या तो मेमोरी की तरफ आ रहा होता है या मेमोरी से जो है ये CPU की तरफ जा रहा होता है। CPU से डाटा जो है या तो मेमोरी की तरफ आ रहा होता है। जब वो आ रहा होता है तो आप राइट कर रहे होते हैं, उसको जो है सेव करने के लिए भेज रहे होते हैं, या फिर उसको आप मेमोरी से CPU की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो ये रीड कर रहे होते हैं आप। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट टाइप की बसेस हैं, ये सारे आपके ऑपरेशन को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले कंट्रोल बस के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऑन ऑफ या एक्टिवेट किया जाता है, फिर उनके एड्रेस जो है जनरेट किए जाते हैं एड्रेस बस के थ्रू, फिर डाटा वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है या तो CPU में या फिर CPU से मेमोरी की तरफ। CPU आपका वो मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे रन हो रहे होते हैं। प्रोग्राम्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर या रैम के अंदर सेव होंगी और वहाँ से CPU के अंदर आएंगे। CPU जो है 4 स्टेप जो है परफॉर्म करता है। सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रक्शन को फीच करना, फिर डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना और उस इंस्ट्रक्शन को सेव करना या स्टोर करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। इंस्ट्रक्शन वो ग्रुप ऑफ बिट्स है जो कंप्यूटर को बताती है कि कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शंस जो है ये मेमोरी के अंदर सेव होती हैं और फिर ये यहाँ से फीच होके आगे फिर ये एग्जीक्यूट होती हैं प्रोसेसर के अंदर। इनके 2 पार्ट्स हैं, ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड कोड। ऑपरेशन कोड के आपने क्या परफॉर्म करना है, कौन सा एक्शन जो है वो आपने एग्जीक्यूट कराना है, जिसमें एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन या कॉपी या जंप या इस तरह से कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि जो एक्शन आपने परफॉर्म करना है। नेक्स्ट दूसरा इसका हिस्सा होता है ऑपरेंड कोड। ऑपरेंड मीन्स कि वो आपका डाटा हो सकता है, जैसे आपके नंबर हैं 5 और 6 है, ये 2 आपके ऑपरेंड हैं और इनको एडिशन इनकी कराना ये आपका ऑपरेशन है। यानी अगर आप फर्ज करें 2 नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं 5 और 6 को, तो ये इंस्ट्रक्शन आप देते हैं कि ऐड 5 6। तो इसमें ऐड क्या है, ये आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन कोड है, और 5 और 6 क्या है, ये आपके पास ऑपरेंड है। तो जिस तरह का आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसी हिसाब से आपको डिफरेंट पैरामीटर या डिफरेंट ऑपरेंड जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या आपकी ये इंस्ट्रक्शन जो है ये किस तरह का ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करना चाह रही है। तो 3 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं कि आप डाटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर आप डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास डाटा को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो इनमें से डाटा ट्रांसफ़र में क्या है कि डाटा आपका एक जगह से दूसरे जगह पे आपने ट्रांसफ़र करना है तो इंस्ट्रक्शन आप देंगे।
डाटा के ऊपर आप प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, कोई अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो ये डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होंगी। लास्ट पे आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल कर रही हैं, जहाँ पे आप डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये आपकी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। इनको हम आगे जाके डिटेल से देखते हैं। डाटा इंस्ट्रक्शन टाइप में हमारे पास फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन टाइप है और डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, यानी आप जो है डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं डाटा को चेंज किए बगैर, तो ये डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप करेंगे। तो ये 3 तरह से आपका डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। रजिस्टर टू मेमोरी, यानी मेमोरी और रजिस्टर के दरमियान आप जो है डाटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या रजिस्टर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान आप डाटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। इसमें कॉमनली जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं उसमें मूव है, लोड है और स्टोर है। तो मूव इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये डाटा को ट्रांसफ़र करती है रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर, या मेमोरी से रजिस्टर के अंदर, या मेमोरी से, या जितने आपके रिज़ल्ट बन रहे होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए मूव इंस्ट्रक्शन जो है यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल है मूव ए बी, तो इसका क्या मतलब है कि मूव कर दो डाटा को रजिस्टर ए से रजिस्टर बी के अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास लोड इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करती है कि मेमोरी से किसी डाटा को लोड करती है किसी खास रजिस्टर के अंदर। जैसे आपके पास है LD फॉर लोड, तो ये क्या करेगी, ये लोड करेगी मेमोरी से डाटा को ए रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास स्टोर है, ये आपकी क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है, यानी आप रजिस्टर से मेमोरी के अंदर किसी डाटा को जो है स्टोर करना चाह रहे हैं, उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए ये स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। इंस्ट्रक्शन की दूसरी टाइप है डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी डाटा के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके बाद शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है ये एक्शन जो है ये परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या है कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें एंड, आर और नॉट। एंड यानी जब आपके पास सारी इनपुट ट्रू होती है तो रिजल्ट जो है ट्रू आता है। आर के अंदर अगर कोई एक इनपुट भी ट्रू होती है तो रिजल्ट जो है ट्रू आ जाता है। और नॉट के अंदर क्या होता है कि इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट उसका जो है फॉल्स होगा, और अगर इनपुट जो है वो फॉल्स है तो उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, यानी उल्ट होता है उसका। उसके बाद शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप किसी ऑपरेंड के अंदर सिंगल बिट को जो है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो है शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन जो है ये यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमारे पास टाइप है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए या लूप्स को ऑपरेट कराने के लिए यूज़ की जाती है। लूप्स क्या होता है, किसी भी कोड को बार बार आप रिपीट करना चाहते हैं तो वहाँ पे लूप लगा देते हैं। इसी तरह डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास इफ़ है, इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ़ है, स्विच है, और इस तरह की डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिसीजन कंप्यूटर जब उसने डिसाइड कुछ करना होता है तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो दी गई है उसके अंदर आपके पास पहली एग्जांपल है जंप। ये जंप क्या करेगी कि आप किसी ख़ास इंस्ट्रक्शन पे जंप करना चाह रहे हैं, यानी फ़र्ज़ करें आपका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है वो 20 इंस्ट्रक्शंस हैं, आप वहाँ से 7th इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है आपका प्रोसेसर जो है वो काम कर रहा है, और नेक्स्ट आपने एक डिसीजन वहाँ पे लिया है या वहाँ से आपने जंप कराया है अपनी इंस्ट्रक्शंस को। 7 से आपने कहा कि 2nd इंस्ट्रक्शन पे वापस आ जाओ, या वहाँ से जो है वो 15 इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ। तो इस तरह से आप एक जंप करते हैं किसी एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ। उसके बाद लूप है। लूप इंस्ट्रक्शन आपकी वो इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी ऑपरेशन को जो है उसको रिपीट कराना होता है। तो इसमें फिर आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के लूप्स हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, और डू वाइल लूप है, नेस्टेड लूप है, और इस तरह की बेशुमार जो है लूप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होगा। जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे उसके 2 पार्ट होंगे, एक ओपी कोड और दूसरा ऑपरेंड। ओपी कोड क्या है कि जो आपने काम करना है, जो आपने स्पेसिफिक जो है इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है,
वो आपका ओपी कोड कहलाता है। जैसे लोड है, स्टोर है, ऐड कराना है 2 नंबर्स को या शिफ्ट करना है किसी भी बिट को, तो उसके लिए ये चीज़ जो है आपके पास ओपी कोड है। दूसरा आपके पास अपरेंड है। अपरेंड वो डाटा होता है या डाटा की वो लोकेशन होती है जिसके ऊपर आपने डिफरेंट ओपी कोड या डिफरेंट ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने होते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपी कोड 10010 है, तो ये एक सिंपली ऐड का ऑपरेशन है, यानी आपने ऐड कराना है तो उसको बाइनरी में हमने 10010 लिखा। फिर नेक्स्ट जो है अपरेंड जहाँ पे पड़े हैं, यानी जो नंबर वहाँ पे पड़े हैं जिनको हमने ऐड करना है उनका एड्रेस दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है उसकी टाइप क्या है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप हैं। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा कि सिंपली ओपी कोड होगा, यानी जो आपने टास्क परफॉर्म करना है वो सिर्फ आपको जो है आपके पास होगा। जैसे आपके पास स्टॉप है, जैसे आपके पास हाल्ट है। अब किसी भी जो आपका एक्शन पहले से परफॉर्म हो रहा है या कोई आपका प्रोग्राम जो है वो चल रहा है तो आपने उसको स्टॉप करना है, तो सिंपल आप स्टॉप की एक इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को देंगे और वो आपका प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी, या हल्ट की आप कमांड देंगे और वो प्रोग्राम आपका हल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ पे है प्रोग्राम या वो किस जगह पे है, क्योंकि इसमें सिंपली जो प्रोग्राम ऑलरेडी रन है हमारे पास मेमोरी के अंदर, हमने उसको स्टॉप कर दिया है या हल्ट कर दिया है। दूसरे नंबर पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा कि एक ओपी कोड होगा और एक उसका एड्रेस होगा। जितनी भी आपके पास 1, 0 या 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें ओपी कोड तो एक ही होगा। 0 एड्रेस में कोई एड्रेस नहीं होगा, 1 एड्रेस में 1 एड्रेस होगा, 2 एड्रेस में 2 एड्रेसेस होंगे। तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर एक ओपी कोड होगा और एक उसका एड्रेस होगा, जहाँ पे आपने जो भी जो परफॉर्म करना है एक्शन, उसका एड्रेस आपको चाहिए होगा। जैसे आपके पास लोड इंस्ट्रक्शन है। लोड इंस्ट्रक्शन क्या है कि अब आपने किसी चीज़ को लोड करना है, तो जहाँ से आपने लोड करना है उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास जंप इंस्ट्रक्शन है। तो जंप इंस्ट्रक्शन, तो जहाँ पे आपने जंप करना है वो लोकेशन आपके पास होना चाहिए, वो एड्रेस आपके पास होना चाहिए। तो एग्जांपल में जैसे आपके पास जंप AX लिखा हुआ है, AX आपके पास वो लोकेशन है जहाँ पे आपने जंप करना है, वो एड्रेस है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर एक ओपी कोड होगा और 2 आपको एड्रेसेस चाहिए होंगे। जैसे आपके पास मूव की इंस्ट्रक्शन है। अब मूव की इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने किसी डाटा को मूव करना है। अब जब आपने डाटा को मूव करना है तो डाटा किस लोकेशन पे है वहाँ का आपको एड्रेस चाहिए, और जिस लोकेशन पे आपने उसको मूव करना है उसका एड्रेस आपको चाहिए, यानी 2 एड्रेस आपको चाहिए। और जो आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो ओपी कोड आपको चाहिए। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की आपके पास एग्जांपल है, मूव की एग्जांपल है, कॉपी की एग्जांपल है, ऐड की है। जैसे आपने ऐड AB, तो इसका क्या मतलब है कि ऐड कर दो A एड्रेस के अंदर जो पड़ा है और B एड्रेस के अंदर जो पड़ा है उसको ऐड कर दो। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट थी कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन होगी या तो वो 0 एड्रेस होगी, यानी उसमें कोई एड्रेस नहीं चाहिए होगा, सिर्फ एक ओपी कोड होगा। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक ओपी कोड और एक एड्रेस होगा, और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपके पास 2 एड्रेस होंगे और एक ओपी कोड होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल, कि जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसके अंदर वो किस तरह से परफॉर्म होंगे। तो इसके अंदर 4 जो है प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फीच होती है, फिर उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और उसके बाद फिर वो जाके रैम के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं। कोई भी जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो वो सबसे पहले क्या होती है, फीच होती है। फीच का मतलब है आपने मेमोरी से उसको CPU के अंदर लेके आना है। तो कंट्रोल यूनिट सबसे पहले क्या करेगी, फीच करेगी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से। किस तरह से करेगी, सबसे पहले वो एड्रेस जनरेट करेगी। जिस एड्रेस पे वो इंस्ट्रक्शन होगी वो एक कमांड वहाँ पे देगी, कमांड बस के थ्रू, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को फीच करेगी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर उसको सेव करेगी या वहाँ पे उसको लेके आएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से आता है कि कंट्रोल यूनिट सबसे पहले कंट्रोल बस के थ्रू जो है वो कमांड जो है वो देती है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसने फीच करनी होती है।
उसका एड्रेस जो है वो जनरेट किया जाता है और वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन जो है उसको फीच करके जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वहाँ पे उसको सेव किया जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप है डी कोड करना। अब जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आई है अब उसको डी कोड किया जाता है, उसको सीपीयू जो है अंडरस्टैंड करता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका मकसद क्या है, इसके अंदर करना क्या है, तो उसको डी कोड करता है। तो प्रोसेसर जो है उसको डी कोड करने के बाद, इंस्ट्रक्शन को डी कोड करने के बाद टाइमिंग और लॉजिकल सेक्शन एक्चुअली वो यहाँ पे डिसीजन करता है कि इस इंस्ट्रक्शन को अब क्या करना है, इसको अर्थमेटिक के लिए भेजना है, अर्थमेटिक सेक्शन में इसको भेजना है या इसको लॉजिकल सेक्शन के अंदर भेजना है या इसमें किसी डाटा को मूव कराना है, क्या करना क्या है, तो ये डिसाइड करने यहाँ पे किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है CISC एंड RISC आर्किटेक्चर, यानी सीपीयू की डिफरेंट जो है ये दो बनावट्स हैं कि सीपीयू को आप किस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले RISC है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये पुराना आपके पास आर्किटेक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो है पाई जाती हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है इनकी लेंथ मुख्तलिफ होती है और इसमें जितने भी एड्रेसिंग मोड हमने पढ़े, 0 एड्रेसिंग मोड, 1 एड्रेसिंग मोड, 2 एड्रेसिंग मोड, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। इनका सर्किट को बनाना जो है ये कम्प्लेक्स है और ये महंगे कंप्यूटर भी हैं और ये सर्किट जितने बनते हैं ये महंगे भी बनते हैं और ये स्लो होते हैं। इनकी एग्जांपल में 486 सीरीज़ है और Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 वगैरह इस तरह के जितने कंप्यूटर हैं वो CISC स्टैंडर्ड के ऊपर बने हुए हैं। दूसरा हमारे पास है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट इन कंप्यूटर RISC, जो कि आपके पास न्यू आर्किटेक्चर है। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो फिक्स है, एक तरह का साइज होता है इंस्ट्रक्शन का और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इसमें नहीं पाए जाते। इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिंपल है और ये जो आर्किटेक्चर है ये भी सिंपल है। इसके अंदर जो सर्किट बनाए जाते हैं उसके अंदर कम जो है ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से ये सस्ते भी हैं और ये जो है इनका प्रोसेस की भी इनके अंदर जो है फास्ट होता है। इन प्रोसेसर की एग्जांपल्स के अंदर IBM के पावर PC हैं, इसके बाद आपके जो मोबाइल फ़ोन हैं आजकल जो यूज़ होते हैं और टैबलेट PC, ये सारे जितने भी मॉडर्न आपके पास कंप्यूटर हैं उनके अंदर ये इंस्ट्रक्शन सेट जो है ये यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दो कंपनियां हैं, इंटेल और AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ये दो हमारे पास कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं प्रोसेसर्स को बनाती हैं। फिर ये प्रोसेसर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, नोटपैड में या मोबाइल्स के अंदर यूज़ होते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोसेसर बनाया गया वो इंटेल कंपनी ने बनाया था। इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी डिफरेंट हैं और इनके अंदर जो आर्किटेक्चर है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों के अंदर कॉमन भी हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है ये एंड होता है। अब जल्दी से मैं इसकी जो है समरी आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमने इनसाइड दी CPU देखा। CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके अंदर सारी कैलकुलेशन होती है। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है, जो कंप्यूटर का दिमाग है जहाँ पे सब कुछ प्रोसेस होता है। इसके फिर हमने डिफरेंट कंपोनेंट पढ़े, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, फिर इसके अंदर रजिस्टर्स हैं, स्मॉल मेमोरीज हैं जो डिफरेंट कैलकुलेशंस को अपने अंदर सेव रखती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को सेव रखती हैं। फिर कैश मेमोरी है जो स्मॉल मेमोरी है इनसाइड दी CPU, जो बार बार इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं उनको अपने अंदर सेव करती है। फिर इनके अंदर जो इंटरनल बसेस हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। फिर इसके बाद हमने ALU को देखा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो असल में कैलकुलेशन करता है, जिसके अंदर अर्थमेटिक पोर्शन है और दूसरा लॉजिक पोर्शन है। अर्थमेटिक के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, और लॉजिक सेक्शन के अंदर एंड, आर और नॉट जो इंस्ट्रक्शन ये परफॉर्म हो रही हैं। फिर इसके बाद हमने CU को देखा, कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, जिसका काम ये है कि जितनी भी प्रोसीजर हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो प्रोसीजर इनपुट के अंदर हों, आउटपुट के अंदर हों, मेमोरी के अंदर हों, स्टोरेज के अंदर हों, तो ये सारे प्रोसीजर जो है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल बस के थ्रू जो है ये परफॉर्म करती है। फिर इसके बाद हमने रजिस्टर्स को देखा। इसके अंदर हमने कहा कि ये वो स्मॉल मेमोरीज हैं जो डाटा को अपने अंदर सेव करती हैं। इसमें हमने फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम रजिस्टर और इस तरह से मुख्तलिफ रजिस्टर्स को पढ़ा।
फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट कैश मेमोरी को देखा कि इसके अंदर जो है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कैश मेमोरीज हैं। फिर इसके बाद हमने बसेस को देखा कि वो सर्किट वो पाथवे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करती हैं और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती हैं। फिर इसके अंदर हमने 3 तरह की बसेस को देखा, जिसमें कंट्रोल बस है, डाटा बस है और एड्रेस बस है। फिर हमने रजिस्टर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर आपके एड्रेसेस को, आपके डाटा को स्टोर करते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस रजिस्टर आपके प्रोग्राम की स्टेट को जो है उसको सेव करते हैं कि आपके प्रोग्राम जो है उसकी स्टेट क्या है, उसका किस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन ली गई है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं उनके अंदर। फिर डिफरेंट हमने मेमोरी बफर रजिस्टर और इस तरह से जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर ये रजिस्टर पढ़े। और जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं उसके अंदर हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर जो है उसको पढ़ा। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है इनका दोनों का कंपेयर करके भी देखा इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट हमने बसेस ये हमने डिस्कस कर ली पहले। फिर सीपीयू के ऑपरेशन हमने देखे, जिसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले फीच करना, फिर उसको डिकोड, फिर एग्जीक्यूट और फिर स्टोर करना। फिर उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन को देखा कि इंस्ट्रक्शन क्या है। जो कंप्यूटर को हम बिट ऑफ ग्रुप जो देते हैं, कंप्यूटर जो डिफरेंट हमने उससे एक्शन परफॉर्म कराने होते हैं वो किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू करा देते हैं उसको। फिर इंस्ट्रक्शन के हमने कहा कि 2 पार्ट्स हैं, ऑपरेशन कोड और दूसरा ऑपरेंड कोड। फिर इसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट टाइप्स देखी कि डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं? डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं। फिर उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन क्या है कि डिफरेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस है। फिर उसके बाद फिर हमने प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखी कि जो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल कर रही हो। फिर हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा कि जिसके अंदर ओपी कोड और ऑपरेंड है। ओपी कोड आपका कि जो इंस्ट्रक्शन आपने परफॉर्म करनी है या जो आपने प्रोसेस करना है वो ओपी कोड के रहेगा। ऑपरेंड क्या है? वो डाटा है या एड्रेस ऑफ डाटा है। फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा, जिसमें 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था, फिर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फिर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 0 एड्रेस में आपको किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ओपी कोड होता है, जैसे स्टॉप इंस्ट्रक्शन है। फिर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास एक ओपी कोड, एक आपके पास एड्रेस होता है, जैसे जंप आपके पास है, फिर लोड है आपके पास। फिर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास एक ओपी कोड और 2 ऑपरेंड होते हैं, जैसे आपने एडिशन करानी है 2 नंबर की। फिर हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा, जिसके अंदर फीच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन थी। फीच इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप इंस्ट्रक्शन को फीच करते हैं मेमोरी से, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आती है। फिर उसके बाद वो डिकोड होती है, यानी उसको जो कंप्यूटर है या प्रोसेसर है उसको ट्रांसलेट करता है। उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। एग्जीक्यूट में डिसाइड किया जाता है कि क्या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो परफॉर्म करनी है या कोई डिसीजन लेनी है या मेमोरी में डाटा किसी को मूव करना है। फिर हमने CISC और RISC आर्किटेक्चर, ये 2 आर्किटेक्चर पढ़े कि आपका CPU की इंस्ट्रक्शन जो है ये इन 2 आर्किटेक्चर के ऊपर मुश्तमिल है। फिर लास्ट पे हमने इंटेल और AMD प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ा कि ये 2 कंपनियां हैं जो प्रोसेसर्स को बनाती हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 5 के ऊपर होगा। चैप्टर नंबर 4 जो है ये रिड्यूस जो आपका सिलेबस है उसमें शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।